हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैं आपको डेली एमसीक्यू कवर कराती हूं। और मैंने आपको इस चैनल पर 150 बुक्स का एमसीक्यू कवर कराने का प्रॉमिस किया है और 50 बुक्स का एमसीक्यू विद डिस्कशन कराने का प्रॉमिस किया है। तो इस क्रम में मैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सीरीज़ लाती रहती हूँ। और अभी क्योंकि यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है, यानी कि फॉर्म फिलअप हो गए हैं, तो यूपीएसआई को टारगेट करते हुए मैं आपके लिए मूल विधि की, हिंदी की ये 2 सीरीज़ लाई हूँ। तो ये अभी आपकी जो वीडियो है ये हिंदी की है। इसमें हम यूपीएसआई में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं हिंदी के वो पूरे कवर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, समझेंगे और साथ में एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलिए पहले तो सिलेबस देख लेते हैं हिंदी का। तो यहाँ पर मैंने टिक कर रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये विषय सूची है, यानी हिंदी भाषा का आपका सामान्य परिचय, विभिन्न बोलियाँ, वर्णमाला, शब्द रचना, व्याकरण के जितने भी अंग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अपव्यय, अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, समास, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, संधि। नेक्स्ट है भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अलंकार, रस, छंद, हिंदी साहित्य पुरस्कार, अपठित गद्यांश। ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो पहला हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियां, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, भाषा के बारे में तो आप सब जानते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिएगा कि भाषा शब्द किससे बना है, तो संस्कृत से लिया गया है। और संस्कृत का कौन सा शब्द था, भाष शब्द था, यानी कि भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। सबसे पहला ही क्वेश्चन, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब भाषा वही माध्यम है, यानी कि जिसके माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं, कुछ बोलते हैं, सामने वाले की बात समझते हैं। तो उस अगर हम हिसाब से बोलें तो शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। परिभाषा अगर हम देखें तो शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप अगर देख लें तो 3 प्रकार हैं, मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। यानी बोल के जो हम बताते हैं, अपनी बात कहते हैं, वो मौखिक भाषा हो गई। लिख करके बताते हैं तो लिखित हो गई। और अगर इशारे से हम कोई बात कहते हैं तो वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। कुछ विद्वानों के हिसाब से मुख्यतः 2 ही भाषा हैं, मौखिक और लिखित। अब देखो, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप परीक्षा में क्या होंगे, हॉल में कंफ्यूज हो सकते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। यानी केवल पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप वर्ड कहेंगे। मौखिक भाषा की पूछता है तो ध्वनि कहेंगे, और लिखित भाषा की कहता है तो भी वर्ड कहेंगे, यानी कि अक्षर। अब वर्ड क्या होता है, तो ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ड कहते हैं। वर्डों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उनको लिपि कहते हैं। और लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं, अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को ही वर्ड कहते हैं। ये 2 डेफिनेशन निकल के आई। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, या फिर ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब देखिए, इसका क्रम देख लेते हैं। तो क्रम भी इम्पोर्टेंट है। ध्वनि है, ध्वनि का ही वर्ड या अक्षर बना, अक्षरों से या वर्ड से मिलकर के शब्द बनेगा, शब्द से पद, पद से वाक्य और वाक्य से अन्वृत्ति, यानी कि फिर आपकी बात पूरी हो जाएगी। शब्द वर्ड का सार्थक क्रम होता है जो एक निश्चित अर्थ दे, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। किसको, शब्द को। शब्द को भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। पद क्या होता है, सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे कि मोहन क्रिकेट खेलता है, ये वाक्य 4 शब्दों से बना है। कौन कौन से, मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे।
वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जो कि एक निश्चित अर्थ प्रदान करें उनको वाक्य कहेंगे। और ये भाषा की पूर्णतम इकाई है। वाक्य क्या है? भाषा की पूर्णतम इकाई है। फिर से ध्यान रखेंगे, वाक्य भाषा की पूर्णतम इकाई है। यदि इसे जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मोहन कल विद्यालय जाएगा, अगर विद्यालय मोहन कल के रूप में लिखें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यानी वाक्य में क्या होना चाहिए? अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य के अंग क्या है? मुख्यतः दो हैं, उद्देश्य और विधेय है। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो राहुल की बात हो रही है, राहुल क्या हो जाएगा? उद्देश्य। इसी प्रकार से विधेय, उद्देश्य के बारे में जो बताते हैं वो विधेय होता है। जैसे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, या राम ने रावण को मारा, तो इसमें व्यवस्थित शहर है, रावण को मारा, क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। इंग्लिश में ही इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। अब देखो अन्वृत्ति क्या है। अन्वृत्ति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, और ये संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष में होता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। देखिए, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है, और इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों यानी ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसको आर्य भाषा, आदि जननी, देव भाषा या देववाड़ी भी कहते हैं। अब ध्यान देंगे, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, आ ई ई उ ए ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और भी विकसित हुए, जो कि संयुक्त स्वर होते हैं। अपभ्रंश में डा ढा व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय आर्य भाषाएं। तो ये 3 काल में इनको विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत या संस्कृत थी। मध्यकालीन की भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। देन आधुनिक में आपकी शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री और पैशासी हुई। अब इसको विस्तार में देखते हैं। तो देखो, हिंदी का जो विकास क्रम है, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, देन अपभ्रंश एंड देन लास्ट में हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसको कुछ विद्वान अवहट्ट नाम देते हैं। तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। ठीक है, यानी अपभ्रंश और हिंदी के बीच में भी कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि एक और थी, जिसको अवहट्ट कहते हैं। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्ति लता में मिलता है। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ से ये क्रम याद रखना, संस्कृत यानी देववाड़ी, उसके बाद पाली बौद्ध धर्म की भाषा, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिया था। प्राकृत जैन धर्म की भाषा, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अपभ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ रूप, यानी मिक्सअप हो गया दोनों का, और हिंदी जो कि आधुनिक हिंदी है। आकृत मूलक आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत कैसी है? संयोगात्मक, और अंग्रेजी कैसी है? वियोगात्मक भाषा है। विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का 3रा स्थान है, जबकि पहले नंबर पर अंग्रेजी है और दूसरे पर चीनी भाषा मंदारिन का 2रा स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं राजभाषा के रूप में। तो राजभाषा का समान अर्थ है राजकाज की भाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था।
ध्यान रखेंगे। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी या देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि ब्राह्मा लिपि का ही परिष्कृत रूप है, अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मा लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मा लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जिसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग होता है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। शब्दों को सुंदरता प्रदान करने हेतु शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अनुच्छेद 343 के पहले में क्या है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ यानी भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। 343 के 2 आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 51 में राजभाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार से हैं। तो हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, ये इतनी देवनागरी लिपि की हैं। मैथिली का तिरहुता भी है, देवनागरी भी। संथाली, ओलचिकी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, कश्मीरी, फारसी, अरबी देवनागरी शारदा, सिंधी, फारसी, अरबी देवनागरी, असमिया, उड़िया, उर्दू का फारसी, अरबी देवनागरी, कन्नड़ का कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी का याद रखेंगे गुरुमुखी है, बांग्ला का बांग्ला ही, मणिपुरी का मैतेई, मलयालम का मलयालम है। अब देखिए कुछ परीक्षा के हिसाब से, उस लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है कुछ क्वेश्चन, तो ये परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय भाषा है। इसे वैदिक या छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहते हैं। प्राचीन संहिताएं, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृति में रचित रचनाएं हैं। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ या वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं, जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन हैं। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि जी के रामायण में देखने को मिलता है। संस्कृत को देववाणी एवं हिंदी की आदिजननी कहते हैं। लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृति का ही सरल रूप है। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश में मिलता है, जहां इसका अर्थ बुद्ध वचन है, जबकि पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध घोष की अट्ठ कथाओं में मिलता है। नेक्स्ट है कच्चायन। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण थे। प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख और 7 गौड़ प्रकार हैं। अब देखते हैं राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। आर्टिकल 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। 346 में पत्र आदि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख है।
अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान है। और 348 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधेयक, अधिनियम और अध्यादेश के बारे में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। नेक्स्ट है 349 में भाषा संबंधी विधियों की अधिनियमित करने का प्रावधान। 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा। 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान। 350B में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख। 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश हैं। उसके बाद अगर देखें तो इस संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा को पहले ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। असमी, मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में देश में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 है। बाकी आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।